हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है। एक गांव में कुछ मर्डर होते हैं जिनका कनेक्शन इंसानी दिमाग के डिसऑर्डर से है। क्या उन्हें सॉल्व करना पुलिस के बस की बात है? एक्सप्लेनेशन एंड तक देखना तो ही समझ में आएगा। वीडियो शुरू करने के पहले हमारे आज के गोल्ड मेंबर स्पाइडी 10 और गुडप्पा को बहुत बहुत थैंक्स। 4 बच्चे चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। एक लड़का जो पुलिस बना है वो बाकी तीनों को हाथ में टॉय गन लेके ढूंढने निकलता है, मगर किसी भी रूम में उसके वो दोस्त नहीं होते। अब आखिरी दरवाजा रह जाता है। वो बड़ी उम्मीद के साथ उस दरवाजे को खोलता है और बाल बाल नीचे गिरने से बच जाता है, क्योंकि आगे कोई रूम नहीं होती बल्कि उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का काम चल रहा है। अब हमारे मन में सवाल उठता है कि उस बच्चे के कोई दोस्त भी थे या ये सिर्फ उसकी कल्पना थी? क्या उस लड़के को कोई मेंटल डिसऑर्डर है? कहानी आगे बढ़ती है। साल है 1995 का और जगह है पेशुई सिटी। चीफ पुलिस टिनॉय ने एक अलग से मर्डर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट खोलने का सोचा है। तो डिपार्टमेंट में काम करने वाले सभी का उन्होंने बायोडाटा मंगाया था, जिसमें से वो कैप्टन जेसिंग को चुन के उसे उस डिपार्टमेंट का हेड बनाते हैं। ये जेसिंग वही बच्चा है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखा था। टिनॉय जेसिंग से कहता है अगर ये नया डिपार्टमेंट खोलने का आइडिया कामयाब रहा तो ये डिपार्टमेंट चालू रहेगा, वरना इसे बंद करना पड़ेगा। जगह की कमी को देखते हुए इस नए मर्डर डिपार्टमेंट को एक बंद पड़े सिनेमा हॉल में शिफ्ट किया जाता है। सिनेमा हॉल के स्टेज पे टेबल कुर्सियां लगाई जाती है, तो प्रोजेक्शन रूम को जेसिंग की केबिन बनाया जाता है। इंस्पेक्टर मोशिन उसका असिस्टेंट बना है, जो काम का तो कुछ है नहीं। प्रोजेक्शन रूम में पुरानी फिल्मों के कुछ रील्स पड़ी है। कुछ दिन गुजरते हैं। लेक किनारे बसा एक छोटा सा गाँव नजर आता है। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम शिलिंग है, वो अपने बतखों को लेक में नहला रही है। तभी पीछे से कोई बड़ा कोयता लेके आता है और शिलिंग को मार देता है। यहाँ रात को जेसिंग अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ रेमिन उसकी राह देख रही होती है। रेमिन प्रेग्नेंट है। दोनों अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेसिंग खाना खाने शुरुआत करता ही है कि उसे डिपार्टमेंट से फोन आता है, तो वो क्राइम सीन पहुंचता है जहाँ शिलिंग की लाश पड़ी है। फोरेंसिक की टीम भी वहाँ आई है। काफी खोज के बाद भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलते। मोशिन बताता है कि एक लावारिस लड़का शिलिंग के घर रहा करता था, जिसे सब मैडमैन कह के बुलाते थे। वो थोड़ा पागल सा था। शिलिंग ने उसे अडॉप्ट किया था, मगर वो गायब है। पुलिस को पास ही घास में पड़ी एक लेडीज बैग मिलती है, जिसमें एक ऑडियो टेप और मेकअप का कुछ सामान होता है। जेसिंग समझ नहीं पा रहा एक गरीब बूढ़ी औरत को कोई क्यों मारेगा। अब उस लड़के को बुलाया जाता है जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा। पोको नाम का वो लड़का बताता है लाश की खबर मैंने मेरी डैडी को दी। जब उन्होंने मेरी बातों पे विश्वास नहीं रखा तो मैंने मेरे दोस्तों को दिखाया। लड़के को शिलिंग की बॉडी शाम 7 बजे दिखाई दी। तो फोरेंसिक का कहना है कि शिलिंग का मर्डर 4 और 6 बजे के बीच किया गया होगा। पोको जेसिंग से कहता है कि अगर वो मर्डरर को पकड़ेगा तो उसे जरूर दिखा देना, हो सकता है वो उसे पहचानता हो। लेक पूरा छान मारा जाता है, मगर मर्डर वेपन नहीं मिलता। लोकल पुलिस बताती है कि शिलिंग का गांव में किसी के साथ झगड़ा नहीं था। उसने अपने घर में जो मैडमैन रखा था उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। 1 साल पहले वो यहाँ आया था। शिलिंग के पड़ोसी बताते हैं कि शिलिंग ने मैडमैन को अपना बेटा बनाया था। मैडमैन आक्रामक स्वभाव का नहीं था। गांव के बच्चे उसे पत्थर भी मारते थे, तब वो उनकी तरफ हंस के देखता था। वो हमेशा शांत और अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ रहता था। शिलिंग की गर्दन पे ठीक उसी जगह वार किया गया है जिससे तुरंत उसकी मौत हो। चीफ टिनॉय जेसिंग से कहते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट की पहली केस है, तो वो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करे। क्राइम सीन पे मिली लेडीज बैग में बस का टिकट मिला है, जो 20 किलोमीटर दूर के गोंजाई टाउन बस का है। अब जेसिंग बैग में मिली ऑडियो टेप को सुनता है, जिसमें एक लड़की पोएम गाती हुई सुनाई पड़ती है। तभी खबर आती है कि गांव वालों ने लेक के किनारे मैडमैन को देखा है। जेसिंग लेक के किनारे पहुंचता है और उस मैडमैन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, मगर वो मैडमैन चुप ही रहता है। जेसिंग उसे पुलिस स्टेशन ले जाने बोलता है। रात को जेसिंग खाना खाते खाते उस ऑडियो टेप को सुनने लगता है, तो उसे उसमें किसी की बातचीत सुनाई पड़ती है। वो किसी कपल के बीच की बातचीत होती है, जिसमें लड़का इस बात से परेशान है कि लड़की उससे मिलने नहीं आती, वो उसे टाल रही है। बातचीत के दौरान उसमें ट्रेन के हॉर्न की आवाजें सुनाई पड़ती है, मतलब वो जगह ट्रेन ट्रैक के आसपास की ही है। लड़के का नाम होंग है, मगर लड़की के नाम का कोई जिक्र नहीं होता। वो लड़की होंग को कुछ सीक्रेट बताने जा रही होती ही है कि तभी ट्रेन के हॉर्न की वजह से कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ मैडमैन को पुलिस स्टेशन में रखा है, मगर वो किसी को परेशान नहीं करता। जेसिंग उसे छोड़ने का फैसला करता है। अब वो टेप को बार बार सुनता है तो उसे पता चलता है मोटरमैन ने अजीब तरीके से हॉर्न बजाया था, जैसे वो कोई सिग्नल दे रहा हो। तो अब अगले दिन जेसिंग मोटरमैन के साथ
उस इंजन की सवारी करता है। मोशिन मोटरमैन को मुंह से हूबहू वो सिग्नल बजा के बताता है। मोटरमैन बताता है कि जब सामने कोई प्रॉब्लम नजर आता है तो वो इस तरह हॉर्न बजा के सिग्नल देते हैं। ऐसा सिग्नल उसने 1 महीने पहले दिया था। अब मोटरमैन उस जगह इंजन रुकाता है जहाँ उसने वो सिग्नल दिया था। जेसिंग और मोशिन वहाँ उतरते हैं। वहाँ पास ही एक फैक्ट्री होती है, वर्कर्स क्वार्टर्स भी होते हैं। उस फैक्ट्री के मैनेजर को टेप सुनाई जाती है तो वो पहचान जाता है कि वो आवाज उनके अकाउंटेंट लुशिन की है। लुशिन किसी कवि सम्मेलन में गई है। जेसिंग वहाँ जाके लुशिन से मिलता है। जेसिंग लुशिन से पूछता है, तुम 20 किलोमीटर दूर उस लेक के किनारे क्यों गई थी? लुशिन झूठ बोलती है कि वहाँ की आबोहवा अच्छी है। जेसिंग उससे कहता है कि मर्डर का मामला है तो वो उसे सच बताए। लुशिन बताती है वो उस शाम वहाँ गई थी, मगर उस बूढ़ी औरत की लाश देख के वो डर के मारे वहाँ से भागी। जेसिंग उसे टेप सुना के पूछता है वो क्या सीक्रेट है जो तुमने उस हॉन्ग को बताया, और ये हॉन्ग कौन है? मगर लुशिन अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में बताने को तैयार नहीं। जेसिंग उसे फिर धमकी देता है कि अगर वो उनके सवालों का जवाब नहीं देगी तो वो उसके दोस्त और पड़ोसियों से पूछताछ करेंगे, जिससे उसकी और बदनामी होगी। लुशिन बताती है कि हॉन्ग उसका लवर है और सीक्रेट यही है कि वो उससे प्रेग्नेंट है। तो अब हॉन्ग खुद जेसिंग से मिलने आता है। हॉन्ग बताता है कि उस शाम हम लेक के किनारे मिलने वाले थे, मगर मुझे देरी हो गई। अगले दिन मुझे पता चला वहाँ किसी की लाश मिली और लुशिन गलती से अपनी बैग वहाँ छोड़ आई। हॉन्ग बताता है कि 4 और 6 बजे के बीच वो फैक्ट्री में दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा था। तभी हॉन्ग को कुछ याद आता है। वो बताता है कि उस शाम 7 बजे मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने एक औरत को वहाँ से जाते हुए देखा। शायद उसने लंबे बालों का वीक पहना था। अजीब बात ये थी कि उसने फैक्ट्री का यूनिफॉर्म पहना था, मगर हॉन्ग उसका चेहरा नहीं देख सका। मोशिन कंफर्म करता है कि उस शाम 6 बजे तक हॉन्ग पत्ते खेल रहा था, तो उसे सस्पेक्ट की लिस्ट से निकाला जाता है। अब जेसिंग फैक्ट्री मैनेजर से पूछताछ करता है तो पता चलता है उस दिन सिर्फ लियांग नाम का वर्कर ही 6 बजे की दूसरी शिफ्ट में लेट यानी 7:30 बजे आया था, जिसकी फैक्ट्री के पास ही सलून की दुकान है। शिलिंग का मर्डर 5 और 6 बजे के बीच हुआ था। तो अब जेसिंग लियांग के सलून जाता है। लियांग उन्हें देखते ही कहता है मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। जेसिंग सरप्राइज होके पूछता है क्यों? लियांग बताता है मैं उस शाम लेक के किनारे गया था मगर फिशिंग करने। मैंने भी उस औरत की लाश देखी, मगर मैंने उसे नहीं मारा। जेसिंग जान जाता है लियांग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो सफाई के साथ जेसिंग से बातें करता है। टिनॉय बताता है कि लियांग का पहले भी कोर्ट में केस चल चुका है। एक आदमी ने उस पर दुराचार किया था, जिस बात के लिए उस आदमी को 7 साल की सजा हुई। बुढ़िया को मारने का उसके पास कोई मोटिव नहीं था। वोंग ने एक मिस्टीरियस औरत को क्राइम सीन पे देखा, वो कौन थी? अब टिनॉय जेसिंग से कहता है मैंने तुम्हारा बायोडाटा पढ़ा। क्या तुम्हें सचमुच यूनान पुलिस डिपार्टमेंट में 3rd ग्रेड प्रमोशन मिला था? क्योंकि रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की गई है। यांग जेसिंग से कहता है तुम मुझे तुम्हारा प्रमोशन लेटर लाके दिखाना, जिसकी बेसिस पे तुम्हें यहाँ भी प्रमोशन मिलेगा। जेसिंग घर आके वो लेटर ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे वो नहीं मिलता। रेमिन को भी याद नहीं कि ऐसा कोई लेटर उसने कभी देखा। यहाँ अगली शाम हॉन्ग फिर से उस लेक के किनारे जाता है कि अचानक कोई वहाँ आता है, जिसे देख के हॉन्ग शॉक होता है। कुछ देर बाद पुलिस को लेक किनारे हॉन्ग की लाश मिलती है। पास ही एक लेटर पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है मोती हमें जुदा कर सकती है, अलविदा, मुझे माफ करना। मगर वो सुसाइड नहीं है। हॉन्ग को उसी तरह मारा गया है जैसे शिलिंग को मारा गया था। जेसिंग लुशिन से मिलने उसके घर जाता है और उसे हॉन्ग के मर्डर की खबर सुनाता है। लुशिन ने हॉन्ग को लेक के किनारे मिलने का वादा किया था, मगर माँ की धमकी की वजह से वो वहाँ नहीं गई। जेसिंग उसे हॉन्ग की बॉडी के पास मिला हुआ लेटर दिखाता है, जो दरअसल एक पोएम है। रात को जेसिंग और मोशिन होटल में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मोशिन कहता है हॉन्ग लुशिन को आखिरी बार मिलने आया था, तो उसका किसने और क्यों मर्डर किया? जेसिंग कहता है हमें उस औरत को ढूंढना होगा जिसका जिक्र हॉन्ग ने किया था। तभी वो होटल के बाहर मैडमैन को हाथ में कोयता लेके जाते हुए देखते हैं। दोनों उसका पीछा करके उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। मैडमैन की अरेस्ट से केस सॉल्व हो जाता है। उसे साइको किलर ठहराया जाता है, मगर जेसिंग का मन मानने को तैयार नहीं कि मैडमैन मर्डरर हो सकता है। जो बच्चों के पत्थर मारने पे स्माइल करता है, वो मर्डर कैसे कर सकता है? मगर टीना उसकी एक नहीं सुनता। मैडमैन को असाइलम भेज दिया जाता है। केस की सक्सेस पे एक ग्रुप फोटो निकाला जाता है। दूसरे दिन जेसिंग अपनी वाइफ रेमिन के साथ गायनेक के पास जाके सोनोग्राफी करा के अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में जान लेता है। बच्चे को स्वस्थ देख के दोनों खुश हो जाते हैं। रात को जेसिंग केस की स्लाइड देखने लगता है। कोई भी चीज किसी से मेल नहीं खा रही। वो सोचता है क्या उसने गलत आदमी को तो अरेस्ट नहीं किया? टिनॉय जेसिंग की केस रिपोर्ट देख के उस पे गुस्सा होता है कि इस रिपोर्ट पे कोर्ट में केस खड़ा नहीं किया जा सकता। जेसिंग टिनॉय से कहता है हमें और तहकीकात करनी होगी। आखिर मैडमैन हॉन्ग को क्यों मारेगा? वो बालों का विग पहनी औरत कौन है? मैडमैन मर्डर वेपन लेके
सरेआम क्यों घूम रहा था। मगर टिनॉय एक ही बात पे अड़ा है, मर्डरर रेड हैंडेड पकड़ा गया है, केस तैयार करो। जेसिंग को लगता है ये केस जितना लग रहा है उतना सिंपल है नहीं, तो वो अपने दिलासे के लिए फैक्ट्री में काम करने वाली सभी औरतों से पूछताछ करता है। मगर मर्डर के वक्त सभी फैक्ट्री में थी। तभी जेसिंग की नजर लियांग के सलून पे जाती है जो बंद है, तो वो लियांग के घर चला जाता है। लियांग बहुत नर्वस है। जेसिंग उससे पूछता है क्या वो किसी ऐसी औरत को पहचानता है जो लंबे बालों का विग पहनती है। लियांग कहता है फैक्ट्री में कोई भी औरत विग नहीं पहनती। डिप्रेशन में लियांग जेसिंग से कहता है तुम मुझे अरेस्ट कर लो। जेसिंग उससे कहता है तुम इनोसेंट हो, तुम्हें मैं क्यों अरेस्ट करूं। अगले ही दिन जेसिंग को पता चलता है लियांग ने नींद की गोलियां खा के सुसाइड करने की कोशिश की, मगर उस पर तब तक इलाज शुरू नहीं किया जा सकता जब तक उसके फैमिली में से किसी का कंसेंट नहीं मिलता। तो जेसिंग खुद फॉर्म पे साइन कर देता है। अब जेसिंग लियांग के घर की तलाशी लेता है तो मोशिन को वहाँ औरतों के मेकअप का सामान मिलता है और बेड के नीचे एक बैग में औरत का ड्रेस और लंबे बालों का विग मिलता है। जेसिंग को हॉस्पिटल से पता चलता है लियांग ट्रांसजेंडर है, मतलब औरत से वो मर्द बना है और दिल ही दिल में वो होंग को चाहता था। होंग की मौत ने उसे डिप्रेस किया था। रात को जेसिंग अपने यूनान डिपार्टमेंट के एक पुराने दोस्त से फोन पे से बात करता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उसका 3rd ग्रेड का प्रमोशन याद है। दोस्त कहता है तुम्हें ऐसा कोई प्रमोशन नहीं मिला, शराब पीने के बाद तुम प्रमोशन मिलने का नाटक करते हो। अगले दिन जेसिंग अपनी वाइफ की चेकिंग के लिए हॉस्पिटल जाता है तो उसे डॉक्टर से पता चलता है बच्चे में एबनॉर्मलिटी के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं जो मोस्टली जेनेटिक प्रॉब्लम है। हो सकता है पेरेंट्स के ब्लड लाइन में कोई मेंटली एबनॉर्मल हो, तो एबॉर्शन करने में समझदारी है। डॉक्टर की बातें सुन के रेमिन डिप्रेस हो जाती है, मगर वो किसी भी हालत में एबॉर्शन नहीं करना चाहती। वो बच्चे को जन्म देना चाहती है। रात को मोशिन आके जेसिंग को पिकअप करता है क्योंकि उस पोको नाम के लड़के का मर्डर हुआ है। पोको की डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली, मगर इस बार एक आई विटनेस है। वो बताता है कि उसने मैडमैन को पोको के सर पे पत्थर मारते हुए देखा, मगर नए चश्मे की वजह से और इतनी दूरी से वो दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो मैडमैन ही था, और उस वक्त अंधेरा भी था। तभी मोशिन आके बताता है कि असाइलम से मैडमैन भी गायब है। पुलिस को काफी तलाश के बाद भी पोको की डेड बॉडी नहीं मिलती। तलाश करते हुए जेसिंग शिलिंग के घर पहुंचता है। वहाँ उसे छत पे कुछ निशान दिखाई देते हैं। वहीं पे एक हंटर भी रखा होता है। वो समझ जाता है शिलिंग भी एक साइकिक औरत थी जो मैडमैन से खुद के शरीर पे कोड़े बरसा के संतुष्टि महसूस करती थी। अब टिनो ये सब बातें पुलिस कमिश्नर के सामने रखता है। कमिश्नर इस बात पे गुस्सा होते हैं कि वो मैडमैन को पकड़ने की बजाय केस को क्यों घुमा रहे हैं। इस चक्कर में वो मैडमैन भी गायब हो गया है। वो मैडमैन को पकड़ने के लिए 1 महीने की मोहलत देते हैं। यहाँ घर में रेमिन अपने आने वाले बच्चे के ख्यालों में है। जेसिंग को डर है कि अगर उसका बच्चा एबनॉर्मल निकला तो, मगर रेमिन मानने को तैयार नहीं। जेसिंग जान चुका है उसमें खुद में कोई तो दिमागी बीमारी है। वो नहीं चाहता वो बीमारी उसके बच्चे में आ जाए। अगले दिन उसे मिलने लियांग आता है जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। वो जेसिंग को थैंक्स कहने आया है। वो जेसिंग से कहता है जिस बात को मैं दुनिया से छुपा रहा था वो बात अब सारी दुनिया जान चुकी है। जेसिंग घर जाने निकलता है तो लियांग ऊपर से उसकी कार पे कूद के सुसाइड करता है। लियांग की मौत का जिम्मेदार खुद को ठहरा के जेसिंग अपना संतुलन खो बैठता है। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर टिनॉय को देता है, मगर टिनॉय उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो जेसिंग से कहता है कि इसके बीच में तुम रिजाइन नहीं कर सकते, तुम पुलिस वाले हो, इमोशनल मत बनो। टिनॉय जेसिंग को 1 हफ्ते की छुट्टी देता है। जेसिंग मोशिन से कहता है आज के बाद इस केस के इंचार्ज तुम हो, जिससे मोशिन खुश हो जाता है। अब जेसिंग अपना दिल घर के कामों में लगा देता है। वो रेमिन के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने लगता है। एक दिन वो वाइफ के साथ फोटो निकालने फोटो स्टूडियो जाता है। वहाँ एक कस्टमर के फोटो में वो मैडमैन को देखता है, मगर वो उसका वहम होता है। अब उसे अपने आसपास मैडमैन दिखने लगता है। रात को वो शराब पी के घर जाने निकलता है तो उसे फिर वहम होता है कि मैडमैन उसका पीछा कर रहा है। वो मैडमैन पे 4 गोलियां चलाता है, मगर उसके हाथ मैडमैन नहीं लगता। दूसरे दिन वो टिनॉय को जाके कहता है कि उसने मैडमैन पे 4 गोलियां चलाई। उसकी लाश उस पुराने घर के आसपास कहीं पड़ी होगी, मगर टिनॉय जब जेसिंग को उसके गन की गोलियां गिनने बोलता है तो वो पूरी की पूरी होती है। एक भी फायर नहीं की गई थी, मतलब वो सब जेसिंग के दिमाग का खेल था। जेसिंग हेलुसिनेट होने लगता है कि तीनों मर्डर उसी ने किए हैं। अब फ्रस्ट्रेट होकर जेसिंग उसी लेक में सुसाइड करने जाता है कि तभी वहाँ पे मैडमैन आता है। जेसिंग पागलपन में उसके सर में पत्थर मार के उसे बेहोश करता है। मैडमैन की गिरफ्तारी से केस सॉल्व हो जाता है। तो बहादुरी से केस सॉल्व करने पर जेसिंग को मेडल देके उसका प्रमोशन किया जाता है। इस बात को 1 साल गुजरता है। जेसिंग के घर में एक लड़के ने जन्म लिया है। रेमिन बहुत खुश है, मगर जेसिंग बच्चे की आंखों में वही पागलपन ढूंढ रहा है जो उसके दिमाग में है। आखिर में सवाल यही उठता है
कि क्या सचमुच मैडमैन मर्डरर था जिसने कभी उसे पत्थर मारने वाले बच्चों पर भी हमला नहीं किया? क्या वो इतने सारे मर्डर कर सकता है? दरअसल शिलिंग, होंग और पोको इनमें से किसी का भी मर्डर मैडमैन ने नहीं किया था। मर्डरर कोई दूसरा ही आदमी था। मूवी में पुलिस के अकार्यक्षमता को दिखाया गया है। जेसिंग जो एक केस हैंडल कर रहा है वो खुद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है। वो जानता है कि मैडमैन मर्डरर नहीं है, मगर अपने सीनियर के खिलाफ जाके केस की तहकीकात करने की हिम्मत उसमें नहीं। जब सारी दुनिया मैडमैन की तरफ इशारा करती है तो उसका दिमाग भी ये बात बना लेता है कि तीनों मर्डर मैडमैन ने किए हैं। आखिर में वो जान जाता है वो भी मैडमैन की तरह पागल बनते जा रहा है। वो लेक में सुसाइड करने जाता है और आईन वक्त पे वहां आए मैडमैन के सर पे अपने पागलपन में पत्थर मार देता है, जिसका गलती से भले उसे मेडल मिला हो, मगर सच्चाई यही है कि वो मैडमैन से भी ज्यादा पागल है। असलियत में केस अनसॉल्व रह जाता है। रही बात मैडमैन के मर्डर वेपन के साथ पकड़े जाने की, तो ऐसे बेचारे पागल के हाथ में मर्डर वेपन देके उसे खूनी ठहराना इतना मुश्किल नहीं। पोको के मर्डर में एक आई विटनेस भी सामने आता है, मगर अंधेरे में और काफी दूरी से वो भी नए चश्मे से उस आदमी ने क्या देखा, इस पर सवाल उठाया जा सकता है। पोको की लाश आखिर तक पुलिस को नहीं मिलती, तो पोको की मौत एक राज बना हुआ है। मर्डर कभी परफेक्ट नहीं होता। या उसे तहकीकात करने वाली पुलिस नाकारा होती है, या वो हालात जहाँ समाज की सोच ही गलत है। दोस्तों, मेरी मेहनत के बदले मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला और बढ़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।